जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। आज के इस क्लास में हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के एक नोट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि सिविलियंस के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपके मेंस के सिलेबस को 4 बार कंप्लीट कराया जाएगा। अभी तक जिन्होंने मेंस के सिलेबस को एक बार ही कंप्लीट नहीं करी है, उनके लिए बेहतर मौका है कि वे अपने मेंस के सिलेबस को आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ जुड़कर 4 बार खत्म कर सकते हैं। खासियत क्या है कि आपको यहाँ पे जो मेंस आंसर राइटिंग होगा उसमें आपको बिल्कुल ही जो क्वेश्चन देखने को मिलेगी वो जेपीएससी के स्तर का होगा। जेपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है आपको वही सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उससे अलग भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। आपको बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होगा कि आप जेपीएससी के बाहर के कोई चीज को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि यहाँ पे जेपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछती है उसी पैटर्न में उसी तरीके से एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन को डिजाइन किया जाएगा। तो आपके पास ये बेहतर मौका है, आप अपने मेंस की तैयारी को कर सकते हैं। साथ ही साथ सिविलियंस के द्वारा जेपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसकी खासियत क्या है कि आपको यहाँ पे प्रीलिम्स को कंप्लीट 13 बार कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस वो कंप्लीट आपको 13 बार यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। और क्या है कि आपको हर टेस्ट से पहले एक नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको वही नोट्स पढ़ के आना है और टेस्ट में अपेयर होना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप टेस्ट 1 देने हैं, आपको टेस्ट 1 देना है, तो टेस्ट 1 के लिए आपको एक नोट्स दिया जाएगा और उसी नोट्स को आपको पढ़ के आना है। और कंप्लीट एक सिलेबस भी डिजाइन किया गया, वही सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को देना है। अब यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए टोटल 50 टेस्ट है और पेपर 2 के लिए आपको 50 टेस्ट मिलेगा। तो कुल मिला यही है कि 50 टेस्ट के लिए आपको 50 नोट्स मिलेगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 50 नोट्स दिया जाएगा। आपको वही नोट्स पढ़ना है और यही जो नोट्स होगा यही कंप्लीट जेपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करेगा। इसके बाहर आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो होगा, आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग पेपर 2 के टेस्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इसका जो नोट्स होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी। तो देखिए पेपर 2 में टेस्ट 3, पेपर 2 जैसे कि पेपर 2 में आपका झारखंड का पोर्शन रहता है, झारखंड जीके, तो उसी को हम लोग करेंगे। इसमें क्या है आपका टेस्ट 3 का सिलेबस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड के इतिहास में भी क्या पढ़ना है आपको, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पढ़ना है। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे और हर बार यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा क्या है, झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन में हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्तित्व है जैसे कि तिलका मांझी हो गए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा और बुद्धू भगत, तो इन सभी को हम लोग पढ़ना है। इसके बाद आपका आगे यहाँ पे झारखंड की विशिष्ट पहचान। इसमें हम लोग जो जनजाति की जो युवा गृह है उन सभी युवा गृह को हम लोग करेंगे और युवा गृह से भी आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर लोक साहित्य में छाव नृत्य और यहाँ पे मुंडारी लोक नृत्य को करेंगे। साथ ही साथ आपका भाग ई में देखेंगे तो यहाँ पे झारखंडी साहित्य और साहित्यकार जैसे कि हो साहित्य को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। झारखंड के विश्वविद्यालय को हम जानेंगे। साथ ही साथ खेल कूद में हम लोग फुटबॉल को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग फुटबॉल पढ़ेंगे। क्योंकि सीएनटी एसपीटी से भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सीएनटी में अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो झारखंड का भूगोल है तो यहाँ पे भौतिक स्वरूप और उच्चावाच को पढ़ेंगे। हालांकि ये आपको खुद से पढ़ना है या फिर यहाँ पे आपका डोली मैम का जो क्लास है आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति तथा अन्य नीति में झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021, तो आपको ये पोर्शन भी खुद से पढ़ना है। फिर आगे अगर बढ़ेंगे यहाँ पे तो प्रमुख उद्योगों का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, खास करके यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से एचईसी को डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे तो झारखंड की योजनाएं और उप योजनाएं, खास करके वो आवास से संबंधित योजना होगा जैसे कि अब्बा आवास योजना हो गया, या फिर खेलकूद से संबंधित योजना जैसे कि पोटो हो योजना हो गया, तो इन सभी को हम लोग करने वाले हैं। जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण का है, जिसमें कि झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण को हम लोग पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण को पढ़ेंगे और आपदा प्रबंधन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हम लोग का पेपर 3 का पेपर 2 का जो टेस्ट 3 है उसमें जो सिलेबस हम लोग डिजाइन किए हैं उस सिलेबस को देखिए और इसी सिलेबस से आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें आपका करंट भी इंक्लूड रहेगा। तो आपको ये नोट्स पढ़ के आना है, ये नोट्स आपको टेस्ट से पहले मिल जाएगा और आपको यही नोट्स पढ़ के आना है और इसी नोट्स के पढ़ने के बाद आपको टेस्ट में अपेयर होना है। सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट्स से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला आता हम लोग का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो हम लोग का उराव जनजाति से संबंधित है। ये आपका उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उराव जनजाति मुख्यतः जो कि झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र की परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो आपको यही चीज याद रखना है
कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। जिस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति के लिए, उसी प्रकार से पढ़ा शासन व्यवस्था जो है वो आपका उराव जनजाति से संबंधित है। इसे मुंडा मानकी पंचायत व्यवस्था जो कि हो जनजाति की है, मुंडा मानकी पंचायत व्यवस्था जैसे ही समांतर आदिवासी प्रशासन प्रणाली माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो उराव जनजाति का छोटा नागपुर में आगमन मुंडाओं के बाद हुआ था। उनका पूर्व निवास स्थान रोहतासगढ़ जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है माना जाता है। गांव बसाने वाले को भुइहर कहा जाता है। अभी तक आपको दो चीज ध्यान रखना। पहला चीज कि जो आपका पढ़ा शासन व्यवस्था वो किससे संबंधित है, तो उराव जनजाति से संबंधित है। एक चीज यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भुइहर, तो भुइहर मतलब क्या हो गया, वैसे उराव जो कि झारखंड में आए, यहाँ की जो जमीन है उसको खेती के लायक बनाए, उसको रहने के लायक बनाए, तो वैसे उराव को भुइहर के नाम से जाना गया। आगे हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का दो फैक्ट हो गया जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंचायत की श्रेणी में, तो सबसे पहला चीज कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो यही एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो उराव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, यहाँ पे पंचायत जो कितने स्तर का पाया जाता है, तो 3 स्तर का पाया जाता है। क्या क्या 3 स्तर होगा उसको आप देखिए। पहला जो आएगा वो आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका ग्राम स्तर का आएगा या फिर गांव स्तर का कह लीजिए। इसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका पढ़ा स्तर और फिर आ जाएगा अंतर पढ़ा स्तर, जिसमें से सबसे सर्वोच्च जो स्तर होगा वो हम लोग का अंतर पढ़ा स्तर होगा, फिर पढ़ा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग का सबसे नीचे का स्तर जो होगा वो ग्राम स्तर होगा। तो पढ़ा पंचायत में हम लोग को मुख्य रूप से 3 स्तर देखने को मिलेगा। क्या क्या, ग्राम स्तर, पढ़ा स्तर और अंतर पढ़ा स्तर। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, देखिए तो पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला आ जाएगा वो ग्राम पंचायत आ जाएगा जो कि गांव स्तर का होता है। फिर दूसरा आ जाएगा पढ़ा पंचायत आ जाएगा। पढ़ा पंचायत में क्या होता है कि बहुत सारे गांव आपस में मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं, तो वो पढ़ा पंचायत होता है। और तीसरा आ जाएगा अंतर पढ़ा पंचायत, जिसमें कि बहुत सारे पढ़ा शामिल होते हैं। अर्थात क्या हो गया कि बहुत सारे गाँव मिलेंगे तो पढ़ा बनेगा और बहुत सारे पढ़ा आपस में मिलेंगे तो वो अंतर पढ़ा बनेगा। तो ये 3 स्तर हम लोग मुख्य रूप से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में देखेंगे। अब ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की बात करेंगे तो यहाँ पे महत्व आते हैं पाहन, भंडारी, कोटवार महत्व। और इसके बाद देखिए महत्व जो है, तो जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है जिसमें कि ग्राम स्तर का बात करेंगे तो यहाँ पे महत्व जो है वो गांव का प्रमुख प्रशासनिक या फिर न्यायिक अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ महत्व का सहायता के लिए यहाँ पे मांझी आपको देखने को मिलेगा। महत्व की सहायता के लिए मांझी आपको देखने को मिलेगा। तो महत्व जो है वो क्या है, प्रशासनिक पद है। साथ ही साथ ये जो है इनका पद जो ये वंशानुगत है, अर्थात जो महत्व है उनका बेटा जो है वो भी महत्व ही होंगे। तो प्रशासनिक प्रमुख है, आपको ये ध्यान रखना है कि उराव या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर महत्व जो है वो प्रशासनिक प्रमुख हुआ करते हैं। साथ ही साथ इनका जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, अर्थात ये महत्व है, इनके जो बेटे होंगे वे महत्व होंगे, उनका जो बेटा होगा वो महत्व होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो महत्व का पद जो होगा वो वंशानुगत होगा। साथ ही साथ महत्व का सहयोगी कौन होते हैं, मांझी होते हैं, जिनका मुख्य काम क्या है कि जो पंचायत के जो आदेश है उसको गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं, अर्थात एक तरीके से गुड़ायत का काम करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे पाहन देखने को मिलेगा। पाहन, तो जहां भी पाहन आएगा तो वो पाहन हमेशा धार्मिक कार्य से ही संबंधित होते हैं। तो जो पाहन होगा वो उराव या फिर पढ़ा पंचायत पढ़ा शासन व्यवस्था में भी मुख्य रूप से आपका धार्मिक प्रमुख ही होंगे। और जो पाहन होंगे इनका चयन जो होगा ये आपका हर 3 वर्ष में किया जाएगा। हर 3 वर्ष में आपका पाहन का चुनाव किया जाएगा। ध्यान रखना है क्या कि जो पाहन का पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। जिस प्रकार से महत्व का पद आपको वंशानुगत देखने को मिलेगा, पाहन का पद वंशानुगत नहीं होता। अब देखिए महत्व जो है इनका ये क्या हो गया, प्रशासनिक प्रमुख हो गए, इनका पद क्या है, वंशानुगत हो गया। ठीक है। अब क्या है कि ये जो महत्व होंगे इनको रहने के लिए, खेती करने के लिए एक जमीन दिया जाता है जिसको महत्वई जमीन के नाम से जाना जाता है। इनको एक जमीन दिया जाएगा जिसको महत्वई जमीन के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो जमीन है, मान लीजिए कि ये कोई एक टुकड़ा है और ये कोई एक व्यक्ति है जो कि क्या है, महत्व है, तो इनको ये वाला जमीन मुहैया कराया जाएगा, ये जमीन दिया जाएगा, क्योंकि ये जो महत्व ये वहां पे रहेंगे, वहां पे खेती उती करके अपना जीवन गुजारेंगे। अब ये महत्व का जो बेटा होगा, मान लीजिए इनका कोई बेटा होगा,
तो ये बेटा आगे जाके क्या होगा, महतो बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो पद है वो क्या है, वंशानुगत है। तो ये जो जमीन होगा, ये जमीन वापस उसको मिल जाएगी, इनके बेटा को मिल जाएगा। फिर आगे जाके इनका जो बेटा होगा वो क्या होगा, महतो बनेंगे, और फिर वो जमीन उनके बेटा को मिलेगा। तो सिंपल से यही चलता रहेगा। अर्थात जो महतो का पद है वो वंशानुगत है, जिसकी वजह से उनका जो जमीन है उसका भी हस्तांतरण होते रहेगा। लेकिन पाहन में आइए, पाहन में जिससे आइएगा आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाहन का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। अर्थात मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, अभी वर्तमान में पाहन है, तो पाहन को भी रहने के लिए, पाहन को खेती करने के लिए एक जमीन दिया जाता है, जिसको हम लोग पहनई जमीन के नाम से या फिर पहनई भूमि के नाम से हम लोग जानेंगे। अब क्या है ना, इसमें ये हो जाएगा आपका पहनई भूमि, पहनई भूमि हो जाएगा। तो ये पाहन को दिया जाता है, तो पाहन को दिया जाने वाला जमीन क्या हो गया, पहनई भूमि हो गया या फिर पहनई जमीन हो गया। लेकिन जो पाहन का पद है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी क्या है, ए पाहन है, हो सकता है कुछ समय बाद बी पाहन होगा। लेकिन जो व्यक्ति ए पाहन है, ये अभी पाहन है, तो उसको ये जमीन दिया गया है। लेकिन जब ये व्यक्ति पाहन के पद से हट जाएगा, जब ये बी व्यक्ति पाहन बनेगा, तो ये जो जमीन होगा ये जमीन वापस बी को मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर कोई सी व्यक्ति पाहन बनता है तो उसको ये वाला जमीन मिलेगा। इसी प्रकार से कोई अदर व्यक्ति अगर पाहन बनता है तो उसको वो जमीन मिलेगा। कुल मिला के यही है कि जो हम लोग का महत्व है, उनका पद क्या है, वंशानुगत है, अर्थात उनको जमीन जो मिला है वो उनके आने वाले वंश को भी मिलेगा। लेकिन पाहन का पद जो है वो वंशानुगत नहीं है, जिसकी वजह से पाहन का जो जमीन होगा वो आने वाले नेक्स्ट जो पाहन होंगे उनको मिलेगा, न कि पुराने पाहन के पुत्र को या फिर उनके आगे की पीढ़ी को मिलने वाली है। तो पाहन क्या हो गया, धार्मिक प्रमुख होते हैं पाहन, और क्या हो गया, इनका चेंज होता है हर 3 वर्ष में होता है, और ये वंशानुगत नहीं होता है, जबकि महत्व का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। फिर आ गया था भंडारी आता है। तो भंडारी जो हो गया संदेश वाहक का काम करेंगे, पढ़ा राजा के भंडार का भी प्रभारी यही होता है। तो नाम से क्लियर है कि भंडारी अर्थात भंडार का प्रभारी कौन होगा, तो वो भंडारी कहलाएंगे। तो भंडारी को भी जीवन जीने के लिए, भंडारी को भी खेती करने के लिए, जीवन बसर करने के लिए भंडारगिरी जमीन दिया जाता है, अर्थात उनको जो जमीन मिलता है उसी जमीन को भंडारगिरी जमीन के नाम से जानते हैं। फिर आता है आगे कोटवार आता है, कोटवार या फिर गोड़ाइत। तो ये क्या करेंगे, गोड़ाइत के काम में क्या संदेश वाहक का काम होता है, जो कि मांझी भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि महत्व के सहयोगी थे वो भी कर रहे थे। तो कोटवार या फिर गोड़ाइत ये मुख्य रूप से क्या होंगे, ग्राम पंचायत का संदेश वाहक का काम करेगा, और कानून व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान करने का काम कौन करेंगे, कोटवार करेंगे। आगे आता है आपका महत्वई भूमि, किसको मिलेगा, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, पढ़ा शासन व्यवस्था में महत्व होंगे। फिर पहनई भूमि, जो आपका पाहन होगा, भंडारगिरी भूमि जो आपका ये जो भंडारी थे उनको मिलने वाला। क्रमशः महतो पाहन और भंडारी को दी जाने वाली कृषि भूमि है। प्रसिद्ध कहावत क्या है कि पाहन जो है गांव को बनाता है और महतो जो है गांव को चलाता है। अब देखिए ये जो कहावत है कि पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है, मतलब क्या हो गया, जैसे कि पाहन जो है गांव, जो कि पाहन मुख्य रूप से क्या करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान ये सब कार्य करेंगे। तो इसके माध्यम से अर्थात पाहन जो कार्य कर रहे हैं उसके वजह से गांव में क्या आ रहा, धार्मिक पहचान मिल रहा है, गांव को धार्मिक पहचान मिल रहा है, गांव में एकता बनी रहती है। इसलिए हमें कहा गया है कि पाहन जो होगा वो गांव को बनाता है, जबकि जो महतो होंगे वो क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास प्रशासनिक अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी विवाद आ रहा है, उन सभी विवाद को सुलझाने का काम मुख्य रूप से महतो के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात महतो जो है वो गांव को चलाने का काम कर रहा है। तो पाहन जो है वो गांव को बनाता है, जबकि महतो जो है गांव को चलाता है। ये किस शासन व्यवस्था में कहा गया है, तो ये आपका पढ़ा शासन व्यवस्था में कहा गया है। तो अभी तक क्या हो गया, गांव स्तर में हम क्या क्या देख लिया, पहला चीज कि हम लोग यहाँ पे महतो को देखे, इनका पद वंशानुगत होता है। फिर हम लोग पाहन को देखे, पाहन का पद वंशानुगत नहीं होता है। इसके बाद हम लोग भंडारी को देखे, जो भंडारी है वो मुख्य रूप से हम लोग का भंडार प्रहारी होते हैं। इसके बाद आपका कोटवार हो गया, तो कोटवार जो होगी ये सलाहकार या फिर ये गुड़ायत का काम भी करते हैं। तो ये चार चीज हम लोग यहाँ पे ग्राम स्तर पर देखें, ग्राम स्तर जो कि सबसे निचला स्तर है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आगे हम लोग का आ जाएगा पढ़ा पंचायत। देखिए यहाँ पे पढ़ा पंचायत की संरचना। तो पढ़ा का निर्माण कब होगा, गांव हो गया, बहुत सारे गांव, कितना गांव, 7 गांव, 12, 21, 22, लगभग इतने गांव आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक पढ़ा का निर्माण करेंगे। जब इतने गांव आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक आपका पढ़ा बनेगा। और जो पढ़ा का जो हेड होंगे वो कहलाएंगे पढ़ा राजा। जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होंगे वो कहलाएंगे महतो, पढ़ा के जो हेड होंगे वो कहलाएंगे पढ़ा राजा। तो पढ़ा पंचायत कितना, 7, 12, 21 या फिर 22 गांवों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पढ़ा राजा कौन होंगे, तो पंचायत का सर्व प्रमुख होगा, आपको ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सर्व प्रमुख कौन होंगे, तो वो महतो हो जाएगा। अब क्या है कि पढ़ा का जो सहायता करेंगे वे कहलाएंगे दीवान। मंत्री जो होंगे वे सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। पनभरा जो होंगे
वो बैठक संयोजक होंगे, भोजन व्यवस्था को देखते हैं। कोटवार जो होंगे वे संदेशवाहक होंगे और दंड को लागू करवाता है। तो ये सभी जो पदाधिकारी है ये मुख्य रूप से हम लोग का पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आती है। पढ़ा पंचायत की संरचना के अंतर्गत हम लोग का ये सभी पदाधिकारी आ जाएंगे। पढ़ा राजा, दीवान, इसके अलावा आपका कोटवार हो जाएगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंत्री देखने को मिलेगा। अब क्या है ना कि यहाँ पे जैसे कि पढ़ा राजा हो गया तो पढ़ा राजा के नाम पर गांव होता है राजा गांव, मंत्री है तो मंत्री के नाम पर गांव होता है मंत्री गांव। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दीवान गांव भी देखने को मिलेगा। तो संबंधित गांव का नाम उस पदाधिकारी के नाम पर जैसे कि राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव और प्रजा गांव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज आता है दूध भैया गांव। दूध भैया गांव क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि हम लोग का क्या है कि बहुत सारे गांव आपस में मिले और वे सभी गांव मिलकर क्या किए, एक ए नाम का पढ़ा का निर्माण किए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल यहाँ पे 21 गांव जो है वो 21 गांव आपस में मिलकर एक ए पढ़ा का निर्माण किए हैं। अब इस 21 में से एक गांव क्या होगा, एक गांव हट जाएगा, 20 गांव हो गया। तो ये जो एक गांव हम लोग का हटा है वो एक गांव क्या करेगा, कोई अन्य पढ़ा में, मान लीजिए कि ये बी पढ़ा है तो इस बी पढ़ा में ये जो एक गांव है वो शामिल हो जाएगा। लेकिन यहां से हटे बिना, अर्थात एक पढ़ा से संबंध तोड़े बिना ही ये जो एक गांव है वो आपका दूसरे पढ़ा बी में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे गांव को हम लोग दूध भैया गांव के नाम से जानेंगे। तो दूध भैया गांव क्या हो गया कि विशेष परिस्थिति में कोई गांव संबंधित पढ़ा से संबंध तोड़े बिना उसे छोड़कर अन्य पढ़ा में शामिल होता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। दूध भैया गांव में एक नए पढ़ा में शामिल होने से वह अंतर पढ़ा बन जाता है। तो ये हो गया आपका दूध भैया गांव। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे आता है अंतर पढ़ा पंचायत। देखिए अंतर पढ़ा पंचायत, तो अंतर पढ़ा पंचायत कब बनेगा, जब बहुत सारे पढ़ा आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का अंतर पढ़ा पंचायत बनेगा। अंतर पढ़ा पंचायत ये हो गया, तीसरा स्तर हो गया। तो अंतर पढ़ा पंचायत कई पढ़ा पंचायतों को मिलाकर अंतर पढ़ा पंचायत बनती है। इसके प्रमुख को पढ़ा दीवान कहते हैं। जिस प्रकार से ग्राम स्तर पर जो प्रशासनिक प्रमुख थे उनको हम लोग महत्व के नाम से जाने, जो पढ़ा स्तर पर थे उनको हम लोग पढ़ा राजा के नाम से जाने, पढ़ा राजा। उसी प्रकार से जब लोग अंतर पढ़ा में जो प्रमुख व्यक्ति होंगे जिनके पास सर्वोच्च अधिकार होंगे वे कहलाएंगे पढ़ा दीवान, पढ़ा दीवान। तो ये हो गया हम लोग का अंतर पढ़ा। अब क्या कि विवादों और समाधान प्रक्रिया, छोटे विवाद या फिर समस्या ग्राम पंचायत द्वारा हल की जाती है। जैसे कि भूमि या फिर पारिवारिक समस्या है, धार्मिक समस्या, त्योहार संबंधी कोई समस्या है तो आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के द्वारा ही सॉल्व कर लिया जाता है। गंभीर मामला का समाधान पढ़ा या फिर अंतर पढ़ा पंचायत स्तर पर, और हत्या जैसे सबसे गंभीर अपराध को छोड़कर अधिकतर पारिवारिक, संपत्ति या फिर सामाजिक विवाद पंचायत स्तर पर सुलझाए जाते हैं। तो सिंपल सा है कि सबसे पहला आपका ग्राम स्तर पर कोई भी मामला को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर ग्राम स्तर पर नहीं सॉल्व होता वो तो फाइनली आपके पास पढ़ा स्तर पर वो समस्या को लाया जाएगा। और अगर पढ़ा स्तर पर भी नहीं होता है तो फाइनली पढ़ा दीवान के पास उस समस्या को लाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का जो पढ़ा शासन व्यवस्था है उसके तीनों स्तर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पंचायत द्वारा गांव के पर्व त्योहार की तिथि और आयोजन निर्धारित किया जाता है। पाहन धार्मिक आयोजन करता है, क्योंकि सारे जो धार्मिक कार्य वो पाहन के द्वारा ही किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार ग्राम देवताओं की पूजा करता है। तो ये तो पाहन के लिए हो गया। महत्व का पद वंशानुगत होता है, जबकि पाहन का चयन हर 3 वर्ष में होता है। पाहन के सहायक को बेगा कहा जाता है, जिसे कभी कभी वेद भी कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी फैक्ट थे। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है सर्वोच्च स्तर की बात करेंगे तो आपका आता है अंतर पढ़ा स्तर, जिसके जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं या फिर प्रमुख अधिकारी जो होते हैं वो होता है पढ़ा दीवान। तो जब बहुत सारे पढ़ा आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, अंतर पढ़ा स्तर बनेगा। फिर इसके जो नीचे का स्तर होता है वो आता है पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर कब बनेगा, जब बहुत सारे गांव आपस में मिलेंगे, जैसे कि 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव, 22 गांव। जब ये सभी गांव आपस में मिलेंगे तो एक पढ़ा का निर्माण करेंगे, जिसका सर्व प्रमुख कौन होते हैं, पढ़ा राजा होते हैं। इसके अलावा आपका सहायक के लिए दीवान होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। पनबरहा जो होता है वो बैठक ये सब आयोजन करते हैं और कोटवार जो होते हैं संदेशवाहक का काम करेंगे। और इन सभी के नाम पर क्या होता है, गांव होता है। जैसे कि राजा है तो राजा गांव, दीवान गांव, मंत्री गांव, ये सब हम लोग को
देखने को मिलेगा। सबसे नीचे का जो स्तर है वो होता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो हो जाएंगे महतो, और महतो के विधायक कौन होंगे? माझी। महतो के विधायक माझी होंगे। महतो का जो पद होगा वो वंशानुगत होगा, वंशानुगत। फिर आता पाहन, जो कि धार्मिक प्रधान होते हैं या फिर धार्मिक प्रमुख होते हैं, लेकिन पाहन का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, पाहन का पद वंशानुगत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे एक आता है भंडारी, जो कि संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पाहन के साथ साथ बेगा भी देखने को मिलेगा, जो कि पाहन का सहयोगी होता है, कभी कभी इसको विद्या भी कहा जाता है। तो यही है हम लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था, जो कि आपका खत्म होता है। ये वो देखिए आप फिर से, ये हो गया पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म। अब क्या है कि जेपीएससी की फिल्म्स में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सिलेबस को आप देखिएगा तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हर शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। तो आपका यहाँ पे जो टेस्ट होगी वहां पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और टोटल आपको इससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन कि पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? ग्राम स्तर पर सर्वप्रमुख व्यक्ति कौन होता है? उनका पद वंशानुगत होता है या फिर नहीं होता है? धार्मिक कार्य कौन करते हैं? उनका पद वंशानुगत होगा या फिर नहीं होगा? धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को जो जमीन दिया जाता है उस जमीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का एक पोर्शन हुआ खत्म, और यही पीडीएफ आपको बिल्कुल टेस्ट से पहले मिल जाएगा, और आपको इसी पीडीएफ को पढ़ के आना है और टेस्ट में अपियर होना है। अब आता है जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, जिसमें कि पहला आता है तिलका मांझी। तिलका मांझी, इनका जन्म कब हो गया? तो 11 फरवरी 1750 को हुआ है। कहां पे हुआ है? तिलकपुर हुआ है। तो तिलका मांझी है और तिलकपुर हो गया। कहां पे है? ये भागलपुर है, और भागलपुर में फाइनली तिलका मांझी को फांसी भी दिया गया था। तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को भागलपुर में कहा, तिलकापुर में सॉरी तिलकपुर में हुआ था। और ये कहां पे, कौन सा जनजाति से बिलोंग करते हैं? तो संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। उपनाम क्या है? जबरा पहाड़ी। उपनाम जबरा पहाड़िया, बिल्कुल ये उपनाम आपको याद रखना है। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का उपनाम है। प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि इन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी थे क्लीवलैंड की हत्या करी थी। साथ ही साथ तिलका विद्रोह से संबंधित व्यक्ति है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो तिलका विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख क्षेत्र जो था वो वनचरिजोर था, जो कि भागलपुर में ही है। क्योंकि ये भागलपुर से संबंधित है, इनका जो विद्रोह था उसका मुख्य केंद्र भी क्या था? वनचरिजोर था। प्लस क्या था, इनका जो विद्रोह था वहां पे इन्होंने सखा पत्ते का प्रयोग किया था। अब देखिए सखा पत्ता आपको झारखंड में काफी देखने को मिलेगा। सखवा अर्थात साल का जो पेड़ है, तो सखवा पत्ता का प्रयोग कौन सा विद्रोह में किया गया था? सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, अर्थात संदेश के लिए मुख्य रूप से सखवा के पत्ता का प्रयोग कौन सा विद्रोह में किया गया था? तो आपका हो जाएगा तिलका विद्रोह हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जबकि आप संथाल विद्रोह देखिएगा सिद्धू कान्हू या फिर चांद बेरवाला में, तो यहाँ पे आपको सखवा के जो डंठल है उसका प्रयोग किया गया है। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो सखवा पत्ता का प्रयोग मुख्य रूप से तिलका विद्रोह में संदेश के लिए किया गया था। प्रमुख घटना क्या था भाई? कि जो क्लीवलैंड थे उसकी हत्या तिलका मांझी के द्वारा तीर मारकर कर दिया गया था। और इनके साथ गद्दारी कौन किया था? तो आपका एक पहाड़िया सरदार ही थे जिनका नाम था जौरा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और फाइनली 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी को लटका करके फांसी दिया गया। तो तिलका मांझी का जन्म कब हो गया? देखिए पहला चीज, तिलका मांझी का जन्म जो होता है वो 1750 में होता है। कहां पे होता है? तिलकपुर में होता है, जो कि भागलपुर में आता है। तिलकपुर भागलपुर बिहार में आता है, ठीक है। और ये भागलपुर जो है, भागलपुर यही मुख्य केंद्र रहा था तिलका विद्रोह का। और इसमें भी क्या? वनचरिजोर। इन्होंने क्या किया? सखा पत्ते का प्रयोग किया था अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। क्लीवलैंड की हत्या तिलका मांझी के द्वारा किया गया। इसके अलावा जबरा, इन्होंने क्या करा? तो धोखा दिया, इन्होंने गद्दारी कर दी इनके साथ। और इन्होंने जबरा ने ही क्या किया? जो कि एक पहाड़िया सरदार ही थे, इन्हीं के वजह से, इनकी ही सूचना की वजह से अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को पकड़ाया गया। तिलका मांझी को एक और नाम से जाना जाता है, और उनका नाम हो जाएगा जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया। और फाइनली बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया, इसी व्यक्ति के परिणाम स्वरूप। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें क्या? संबंधित व्यक्तित्व में। हालांकि ये सभी आपका तिलका विद्रोह में भी पढ़ने को मिलेगा, तो आपका फिर से वहां पर रिवीजन होगा।
तो फिलहाल व्यक्तित्व में आपको ये सभी नाम याद रखना है। अब देखिए महत्व क्या होगा, तो आदिवासी संघर्ष का आदि विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदिवासी शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वही तिलका मांझी। पहले आदिवासी व्यक्ति जो कि शहीद हुए वे कौन हो गए, तिलका मांझी हो गए। भागलपुर विश्वविद्यालय, चूंकि इनका संबंध किससे था, भागलपुर से था, तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण भी इन्हीं के सम्मान में किया गया है। अब क्या है, यहाँ पे दो किताब है, एक तो हो जाएगा शालिगिरी डाके हो जाएगा, जो कि आपका महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा राकेश कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया हूल पहाड़िया। हूल पहाड़िया, तो इनका नाम जबरा पहाड़िया है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हूल पहाड़िया और जबरा पहाड़िया किससे संबंधित है, तो तिलका मांझी से संबंधित है। सालागिरे डाके जो उसका भी संबंध किससे है, जो कि महाश्वेता के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका तिलका मांझी से ही संबंधित है। तो आपको ये दोनों बुक का नाम याद रखना है, साथ ही साथ इन दोनों का नाम, महाश्वेता देवी और आपका राकेश कुमार सिंह, आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। सालागिरे डाके और आपका हूल पहाड़िया, इन दोनों का संबंध तिलका मांझी से होगा। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आता हम लोग का सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो देखिए सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में, कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में, और चांद 1825 में, और भैरव 1835 में साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में भोगनाडी गांव में संथाल परिवार में हुआ है। तो आपको एटलीस्ट भोगनाडी गांव को ध्यान रखना कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो चारों भाई बहन है, इन सभी का जन्म संथाल परगना में, संथाल परिवार में, भोगनाडी में हुआ है। ठीक है, इनकी माता का नाम बात करेंगे तो माता का नाम चुन्नी मांझी हो जाएगा। साथ ही साथ 30 जून 1855 को भोगनाडी की सभा में सिद्धू को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या क्या हो गया, सिद्धू हो गए राजा, देखिए चार नाम, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो सिद्धू हो गए राजा, कान्हू हो गए मंत्री, चांद हो गए प्रशासक और भैरव हो गए आपका सेनापति। अब क्या है कि संथाल आंदोलनकारियों को साल की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने को कहा गया। जैसे कि तिलका विद्रोह में आप देखिएगा साल के पत्ते अर्थात सखुआ के पत्ते का प्रयोग किया गया, लेकिन जब आपका संथाल विद्रोह होता है सिद्धू कान्हू वाला, तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपका साल की टहनी की बात किया गया। देखिए साल की टहनी के प्रयोग से सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया। अब क्या है कि आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया एवं इन नेताओं को पकड़ने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया। युद्ध में चांद भैरव शहीद हो गए, सिद्धू को बरहेट और कान्हू को भोगनाडी में फांसी दी गई। फाइनली आपके यहाँ पे जो संथाल विद्रोह में जो उनकी बहन थी फूलो जानू, उन्होंने भी अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज को मार गिराया था। झारखंड सरकार ने फूलो जानू के नाम पर महिला सशक्तिकरण की योजना भी चलाई है। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरे झारखंड में छुट्टी घोषित होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, सबसे पहला चीज कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इनके जो पिता थे उनका नाम था चुन्नी मांझी। उसके बाद क्या हो गया कि इनका जन्म संथाल परिवार में होता है। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में आंदोलन के लिए साल की टहनी का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिए, साथ ही साथ सभी को पकड़ पकड़ के यहाँ पे फांसी दिया गया। फूलो जानू ने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज को मार डाला। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हूल दिवस 30 जून, और इस दिन पूरे झारखंड में छुट्टी दिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए भैया, संथाल विद्रोह का वो 1855 में शुरू हुआ, जो कि संथाल जनजाति का पहला राजनीतिक विद्रोह था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नारा आपको याद रखना बिल्कुल, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का संबंध संथाल विद्रोह से। संघर्ष ने ब्रिटिश शासन की पकड़ चुनौती, संघर्ष ने ब्रिटिश शासन की, ये हटाइए, फूलो जानू आदिवासी संस्कृति एवं वीरता की प्रतीक है। तो आपको एटलीस्ट ये सभी फैक्ट कि कौन सा टहनी का प्रयोग किया गया, कौन क्या क्या बने, जैसे कि सिद्धू राजा बने, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया, भैरव को आपका सेनापति बनाया गया। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना। अब आगे बढ़िए, तो आगे आप हम लोग का आएगा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, 15 नवंबर 1875 को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया और 125वीं जयंती के अवसर पर। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1885 में कहाँ पे, उलीहातू खूंटी, उलीहातू खूंटी में हुआ। बिल्कुल आपको ये नाम याद रखना है। मुंडा परिवार में हुआ है। जन्म का दिन क्या था, सोमवार था, लेकिन बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम जो इनके परिवार के द्वारा बिरसा रखा गया। बचपन का नाम बात करेंगे तो इनका बचपन का नाम
दाऊद मुंडा है। जैसे कि तिलका मांझी के बचपन का नाम जबरा मुंडा था, जबरा पहाड़िया था, उसी प्रकार से जो बिरसा मुंडा उनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा हो जाएगा, माता का नाम करमी हाथू मुंडा होगा, बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा होगा। आपको ये चारों नाम याद रखना है, क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है तो आपके यहाँ पे बन सकता है कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम करमी हाथू मुंडा हो जाएगा, पिता का नाम आपका यहाँ पे सुगना मुंडा हो जाएगा, और इसके अलावा जो भाई है उनका नाम कोंता मुंडा हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ है, तो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च संचालित द्वारा एक विद्यालय है, वहां पे हुआ था। इनके जो गुरु है, ये आपको नाम याद रखना है, इनके गुरु का नाम है आनंद पांडे। गुरु का नाम आनंद पांडे, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वही इनके गुरु थे। 18 वर्ष की उम्र में चक्रधरपुर में जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे इन्होंने। बिरसाइत पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया, जिसमें कि सिंहबोंगा की उपासना, जो कि सूर्य देवता का प्रतीक है, तो सिंहबोंगा की उपासना, एकेश्वरवाद, ये सभी बिरसा मुंडा से संबंधित है। गांव में सरना स्थल को उपासना का मुख्य स्थान माना गया। अहिंसा का समर्थन किया, पशु बलि का विरोध किया, मद्यपान का त्याग सिखाया। इसके अलावा जनेऊ धारण करने पर बल दिया। उलगुलान मतलब कि बहुत बड़ा हलचल या फिर महान विद्रोह, तो उलगुलान विद्रोह के नेता, इसे मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन भी कहते हैं। तो हम लोग जब आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग उसके उपनाम को भी आनेंगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि उलगुलान आंदोलन या फिर बिरसा उलगुलान के नाम से जानते हैं, या फिर मुंडा उलगुलान के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख केंद्र डोम्बारी बुरु पहाड़ी है, डोम्बारी बुरु पहाड़ी। तो आपको ये जो प्रमुख केंद्र, आपको ये भी याद रखना है कि जो बिरसा आंदोलन था उसका प्रमुख केंद्र क्या था, तो डोम्बारी बुरु पहाड़ी। इसके बाद क्या है, 1895 में अंग्रेज द्वारा षड्यंत्र के आरोप में 2 वर्ष की कैद और 50 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम भी रखा। तो बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा, और जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महाली ने सहयोग भी किया था। मृत्यु कब हो गया, तो ये आपका 9 जून 1900, जो कि जेल में हेजा से, ऐसा बोला जाता है कि हेजा से हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा पीटा भी गया था इनको, और जो भी जिनको भी जेल में डाला जाता था उनके साथ बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था, और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु भी हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि हेजा के द्वारा, बात आपको यही मान के चलना है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही रहा है। बिरसा को झारखंड का सम्मानित वीर सपूत माना गया है। बिरसा मुंडा दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। बिरसा को धरती आबा अर्थात धरती का पिता के नाम से जाना जाता है। सभी को ये चीजें मालूम हो कि धरती आबा किनको कहते हैं। वे झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद की केंद्रीय कक्ष में रखा गया है, ये आपका ध्यान रखना है। एकमात्र आदिवासी नेता जिनका चित्र जो वो संसद भवन में भी देखने को मिलेगा, जिनका संबंध तिलका मांझी से भी था। उन्होंने तिलका मांझी के बारे में भी लिखा है। तो इन्होंने अरण्यक अधिकार उपन्यास लिखी है, जो कि बिरसा मुंडा से संबंधित है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी तक देखिए बिरसा मुंडा में क्या क्या गया। पहला चीज कि बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो आपका 15 नवंबर 1875 में उली हाथू गांव में हुआ है। ठीक है। इनकी माता का नाम अगर बात करेंगे तो इनके माता का नाम हो जाएगा करमी हाथू मुंडा हो जाएगा। बचपन का नाम इनका दाऊद मुंडा हो जाएगा, जैसे कि तिलका मांझी के बचपन का नाम कुछ और था। उसी प्रकार से बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा हो जाएगा। गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है, गुरु का नाम जो होगा वो आनंद पांडे होगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर ध्यान दिया, और सिंहबोंगा की उपासना पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इन्होंने मद्यपान का त्याग किया, साथ ही साथ पशु बलि का विरोध किया। इन्होंने अहिंसा का समर्थन किया। इसके बाद देखिए जो आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो डोम्बारी बुरु पहाड़ी, ये आपको ध्यान रखना। डोम्बारी बुरु पहाड़ी जो था वो आपका बिरसा उलगुलान का प्रमुख केंद्र था। फिर आगे चलिए, तो आगे आपके यहाँ पे 500 रुपए का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया था। और फाइनली आपका बिरसा मुंडा दिवस जो था वो 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और एकमात्र आपका आदिवासी नेता है जिनका फोटो जो है वो आपको संसद भवन में देखने को मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट ये सभी चीज याद रखनी पड़ेगी। फिर आगे हम लोग कहता है बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत में देखिए झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी और कोल विद्रोह के नेता है। इनका संबंध जो है वो उराव जनजाति से है। बुद्धू भगत का संबंध उराव जनजाति से है। कोल विद्रोह से संबंध इनका है। नेतृत्व क्या है, तो 1828 से लेकर 32 में लड़का महाविद्रोह एवं 1831 से 32 में कोल विद्रोह में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। बुद्धू भगत झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए के इनाम, वहीं बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए इसका डबल 1000 रुपया इनाम रखा गया। तो ये प्राइस आपको याद रखनी है। अब देखिए मृत्यु कब हो गया, 14 फरवरी 1832 को।
कैप्टन इम्पे की सैन्य कार्यवाही ने ये मारे गए और उनके साथ साथ उनके भाई, बेटे और लगभग 150 समर्थकों की मृत्यु हुई। तो 14 फरवरी को बुद्ध भगत की मृत्यु होती है। आधुनिक सम्मान तो 13 अक्टूबर 2021 को भारत डाक विभाग द्वारा वीर बुद्ध भगत के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी किया गया है। बुद्ध भगत झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों में से प्रथम स्थान पर है। लड़का और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के नायक भी रही हैं। तो बुद्ध भगत जो है वो उराव जनजाति से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लड़का कोल या फिर 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा और कैप्टन इम्पे की सैन्य कार्यवाही में यहाँ पे ये मारे गए। क्लीवलैंड का संबंध हो गया आपका तिलका विद्रोह से, वही कैप्टन इम्पे का संबंध हो गया आपका बुद्ध भगत से। तो ये हो गया हम लोग का 3 चीज। एक तो हो गया हम लोग का बुद्ध भगत, दूसरा हो गया आपका बिरसा मुंडा और सबसे पहला जो था वो हम लोग का हो गया तिलका मांझी। तो ये तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी जब का टेस्ट 3 होने वाला है। अब आगे है हम लोग का झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें कि जो जनजाति की जो युवा गृह है और प्लस जो गोत्र है उसको पढ़ना है। हर बार एक क्वेश्चन आपको युवा गृह से देखने को मिलेगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। देखिए पहला आता है यहाँ पे घोटुल। घोटुल जो कि संथाल और गोंड जनजाति में देखने को मिलेगा। जो संथाल जनजाति में जो युवा गृह होगा, गोंड जनजाति में जो युवा गृह होगा उसको हम लोग घोटुल के नाम से जानेंगे। उराव जनजाति में घुमकुरिया, उराव जनजाति में जो युवा गृह है उसको हम लोग घुमकुरिया कहेंगे। गीती ओड़ा, गीती ओड़ा मुंडा जनजाति में, कोरा में और असुर में। मुंडा, कोरा और असुर, इसमें हम लोग युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से सॉरी गीती ओड़ा के नाम से जानेंगे। वहीं हो जनजाति में गोतियारा के नाम से जानेंगे, खड़िया में गीतियों के नाम से, कोड़वा में सोरिया पहाड़िया और गीती ओड़ा या फिर गीती जोरी या फिर गतजोरा, ये सभी बिरहोर जनजाति में हम लोग इसको जानेंगे। तो आपको ये सभी नाम याद ही रखने होंगे कि घोटुल का संबंध कौन सा जनजाति है या फिर संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल हो गया, गोंड हो गया, इसमें आप घोटुल नाम से जानेंगे। उराव में घुमकुरिया, उराव घुमकुरिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोरिया पहाड़िया क्या है, कोड़वा है। जब वाह करके आ रहा है, रिया है लड़की का नाम है तो वाह रिया आप याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए बता रही है सारा चीज। वाह है तो वाह रिया सोरिया हो जाएगा आपका। गीतियो है, देखिए शुरू में गीती है तो गीत है, अब आप कोई भी गीत गाइएगा समझ लीजिए खड़ा होकर गाइएगा तो खड़िया हो जाएगा। गोतियारा यहाँ पे हो जनजाति हो जाएगा। फिर गीती ओड़ा है ये कि मुंडा जनजाति, कोरा और असुर से बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पे गीती ओड़ा, गीती जोरी या फिर गत्योरा, ये तीनों का संबंध बिरहोर जनजाति से। बिरहोर जनजाति में युवा गृह को इन सभी नाम से जाना जाता है, आपको ये सब बिल्कुल याद रखनी है। फिर आगे आता है गोत्र आता है। तो गोत्र में देखिए क्या है कि प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि किली, किली क्या हो गया, संथाल जनजाति, उराव, मुंडा और हो, इन चारों जनजाति में जो गोत्र होगा उसको किली के नाम से जाना जाता है। जबकि पारी जो होगा वो क्या होगा, चेरो जनजाति में गोत्र को कहा जाता है। चेरो जनजाति में पारी को गोत्र को पारी कहा जाता है। गुष्टी जो होगा कोरा जनजाति में गोत्र को कहा जाता है। असुर में पारस कहा जाता है। और माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया या फिर सबर जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, क्या क्या, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, ये तीनों नाम, परहिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, लगभग एक जैसा आपको सुनने में लगेगा। और क्या, एक सबर। तो इन चारों जनजाति में गोत्र पाया ही नहीं जाता है। इसके अलावा संथाल जनजाति हो गया, उराव हो गया, मुंडा हो गया और हो गया, इन चारों जनजाति में गोत्र को किली के नाम से, चेरो जनजाति में पारी के नाम से, कोरा जनजाति में गुष्टी के नाम से, असुर जनजाति में पारस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये सभी याद रखनी है। आगे बढ़िए, तो आगे आएगा आपका लोक साहित्य आएगा, जिसमें कि छाऊ नृत्य और मुंडारी लोक नृत्य को पढ़ना है। तो देखिए छाऊ नृत्य क्या है। सबसे पहला चीज की छाऊ नृत्य क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य, मतलब कि यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ताकत के साथ आपको ये डांस करना पड़ता है, जिसमें कि मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथा या फिर जो पुरानी कथा होता है उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे एक प्रमुख व्यक्ति आएंगे, सुधेंद्र नारायण सिंह आएंगे, इनका संबंध आपका छाऊ नृत्य से होगा। जो आपको नाम याद रखना है कि इनका संबंध छाऊ नृत्य से है। तो देखिए याद किस तरह के, कोई भी पुरानी कथा है या फिर कोई भी अगर ऐतिहासिक कथा है तो इसमें मुख्य रूप से नारायण मतलब कि विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो पुरानी कथाओं में जिक्र मिलता है किसका, नारायण का मिलता है। तो सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध जो होगा वो पुरानी कथा मतलब कि छाऊ नृत्य से होने वाला है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है इसके लिए, तो देखिए इस नृत्य में कथानक सदैव मौजूद रहता है, अर्थात जब ये पुरानी कथाओं का मंचन होगा तो उस समय आपका यहाँ पे उस कथा को सुनाने वाले मतलब कि सिंपल से गुरु जो होंगे या टीचर जो होंगे वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्य में केवल भावों की
अभिव्यक्ति होती है। सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में कब 1938 में किया गया था, इसीलिए आपको ये नाम याद रखना है, सुधेंदु नारायण सिंह। इस नृत्य की दो धारा, एक हथियार धारा और दूसरा कालीभंगा धारा है, जो कि क्रमशः वीर रस श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और छऊ नृत्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो छऊ नृत्य है वो क्या एक ओजपूर्ण नृत्य है, जहाँ पे मुख्य रूप से जो पुरानी कथा है, जो ऐतिहासिक कथा है, उनका मंजन किया जाता है। यहाँ पे हमेशा एक आपको टीचर दिखाई देंगे, कथानक यहाँ पे दिखाई देंगे। सुधेंद्र नारायण का संबंध छऊ नृत्य से है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विदेश में 1938 में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ आपका महात्मा गांधी को 1941 में छऊ नृत्य दिखाया गया था। यहाँ पे अलग अलग शैली देखने को मिलेगी, जैसे कि सरायकेला शैली हो गया, मयूरभंज शैली हो गया, पुरुलिया शैली हो गया। इसके अलावा आपका एक खूंटी में आता है सिंगवा शैली, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सरायकेला हो गया, खरसवा हो गया, मानभूम या फिर पुरुलिया शैली हो गया, फिर आपके यहाँ पे मयूरभंज शैली आ गया और सिंगवा शैली। तो आपको ये ध्यान रखना, सिंगवा शैली जो ये मुख्य रूप से खूंटी जिले में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का छऊ नृत्य। इसके साथ ही साथ आपका कुछ और भी फैक्ट है यहाँ पे, जैसे कि कुछ व्यक्ति है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छऊ नर्तक, उसमें आपका राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह आ जाएंगे, विक्रम कुंभकार आ जाएंगे, फिर आपका केदारनाथ साहू, श्यामचरण पति, इसका तो मंगला प्रसाद मोहंती। तो आपको ये सब नाम अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रहता है तो आपको कुछ कुछ विशेष नाम, जैसे कि सुधेंद्र नारायण सिंह, आपको ये नाम तो याद होना ही चाहिए। और इन्होंने कब 1938 में, इन्होंने 1938 में छऊ नृत्य को विदेश में प्रदर्शित किए थे। अब आगे बढ़िए, तो आगे आपका यहाँ पे इसके प्रकार को, जैसे कि सरायकेला हो गया, सरायकेला शैली हो गया, मयूरभंज शैली हो गया, सिंगवा शैली हो गया, इसके अलावा आपका मानभूम शैली या फिर पुरुलिया शैली। तो ये सब छऊ नृत्य का ही एक प्रकार है। फिर आगे आइए तो मुंडारी लोक नृत्य आता है। देखिए मुंडारी लोक नृत्य में आता है जदुर नृत्य, इससे बहुत सारे नृत्य आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो जदुर नृत्य आता है सबसे पहला चीज। तो जदुर नृत्य क्या एक महिला प्रधान नृत्य है, और खास तौर पर ये सरहुल पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। फिर आता है यहाँ पे जापी नृत्य। तो जब जापी नृत्य क्या होता है, जब आप शिकार पे जाते हैं और शिकार से जब आप विजयी होकर लौटते हैं, तो उस समय जो नृत्य होता है उसको हम लोग जापी नृत्य के नाम से जानते हैं। फिर आता है खेमटा नृत्य आता है। तो खेमटा नृत्य मुख्य रूप से क्या होता है, सामूहिक आराधना का नृत्य है। इसमें पुरुष पीले रंग के गमछे पहनते हैं। फिर जरगा और जरगा नृत्य। तो जरगा में क्या होता है, आपका जो डांस होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन और जरगा में क्या होता है, आपका और भी स्पीडली आपको वो डांस किया जाता है। फिर आता है गेना नृत्य। तो विजय उत्सव को दर्शाने वाले नृत्य को गेना नृत्य के नाम से जानते हैं, जिसमें कि महिलाएं जो है वो वृत्ताकार कतार में नृत्य को करती है। चिट्टी नृत्य क्या होता है, तो उपासना का धीमी गति का नृत्य है, विशेषकर करम जरगा में अखाड़े में किया जाता है। फिर है करम नृत्य। तो इसमें पुरुष और महिलाओं को मिलाकर करम पर्व के दौरान गोलार्ध में खड़े होकर पारंपरिक गीत लहुसा के साथ किया जाता है। और कर्मा में हर कोई देखा होगा कि इस प्रकार से गोलाकार में पुरुष और महिला आपस में नृत्य करते हैं, तो करम नृत्य होगा। फिर है बुरु नृत्य है, जो कि माघे और गेना नृत्य का मिश्रण है। राचा नृत्य है, जो कि मंडा पर्व के दौरान किया जाता है। जतरा नृत्य, जतरा मतलब मेला होता है, तो मेले और उत्सव के अवसर पर जतरा नृत्य किया जाता है। फग्गु खद्दी नृत्य। तो फग्गु खद्दी तो ये सरहुल के अवसर पर किया जाता है। सरहुल की तैयारियों के दौरान फागुन मास में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें फग्गु खद्दी, डोल, टुंडा जैसे राग गाए जाते हैं। आगे आएगा आपका टोडोग या फिर जदुरा नृत्य। तो ये उराव जनजाति से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। धुड़िया नृत्य में क्या होगा कि जब बीज बोते हैं, तो बीज बोते समय खेत में धूल उड़ता है, तो उस समय किया जाने वाला जो धीमी गति का जो लोकगीत होता है, लोकगीत नृत्य होता है, वही धुड़िया नृत्य कहलाता है। देशवाड़ी नृत्य, तो महिलाओं के द्वारा उंगलियां फंसाकर किया जाता है, पुरुष भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और जेठवारे नृत्य, जो कि सरहुल के मौसम पर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो आपको ये सभी नृत्य पढ़ने थे यहाँ पे। एक और आपका डमकश नृत्य है, क्योंकि सामान्यतः शादी के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी नृत्य आपको टेस्ट 3 के लिए पढ़ना है। क्या क्या हो गया, जदुर नृत्य हो गया, जापी नृत्य हो गया, खेमटा नृत्य, जरगा और जरगा, गेना हो गया, चिट्टिद हो गया, करम हो गया, फिर बुरु नृत्य हो गया, राचा नृत्य, जतरा नृत्य,
फिर फग्गू खद्दी नृत्य, डोडोंग, धुड़िया, देशवाड़ी, जेठवाड़ी और आपका डमकच नृत्य हो गया। तो 1 से 2 बार आप पढ़िएगा इस पीडीएफ को तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आ गया था हम लोग का झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जिसमें कि हम लोग हो साहित्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हो साहित्य का उद्भव और विकास। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। यह आग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। यहाँ देखिए आपका सबसे पहला चीज हो लोक साहित्य आपको यहाँ पे पढ़ना है। हो लोक साहित्य में भी क्या होगा, तो हो लोक साहित्य तो हो जनजाति से संबंधित होगा। तो हो जनजाति के लोकगीतों पर 1902 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार C.H. बोम्बास तथा N.K. बोस द्वारा लिखित फोकलोर ऑफ द कोल्हान थी। तो ये हो गया हो जनजाति का लोकगीत पर जो पहला किताब था, जो कि क्या है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान, किसके द्वारा लिखा गया है, C.H. बोम्बास और N.K. बोस के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि फोकलोर ऑफ द कोल्हान किसके द्वारा लिखा गया है, तो C.H. बोम्बास या फिर N.K. बोस, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। 1930 ईस्वी में जॉन हाफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीत एवं लोक कथाओं का संकलन है। तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो कि आपका हाफमैन के द्वारा लिखा गया है, जॉन हाफमैन के द्वारा, ये नाम भी आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो जॉन हाफमैन के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा गया है, जिसमें हो भाषा के बहुत सारे आपका लोकगीत या फिर लोक कथाओं का संकलन देखने को मिलेगा। तो आप इसको ऐसा याद रखिए, इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया जैसे साउंड कर रहा है, विकिपीडिया में कोई भी चीज आपको हाफ हाफ जानकारी मिलता है, तो हाफ से हाफमैन हो जाएगा। तो जॉन हाफमैन के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा गया। संबंध किससे है, तो हो जनजाति से भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे हो जनजाति के बहुत सारे लोकगीत भी देखने को मिलेंगे। फिर आगे आता है आपके यहाँ पे हो शिष्ट साहित्य। तो देखिए, हो शिष्ट साहित्य में सबसे पहले क्या आएगा, 19वीं सदी के आरंभ, 19वीं सदी से ही हो शिष्ट साहित्य का आरंभ माना जाता है। W.G. ऑर्चर की पुस्तक हो दुरंड, हो दुरंड में क्या है, हो लोकगीतों का संकलन है। तो आपको ये हो दुरंड भी नाम याद रखना है। तो हो दुरंड से एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हो जनजाति से संबंधित है। किनकी पुस्तक है, तो W.G. ऑर्चर, W.G. ऑर्चर की पुस्तक क्या है, हो दुरंड है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। हो दुरंड को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है, जिसका प्रकाशन कब है, 1942 में। तो हो दुरंड, हो दुरंड क्या है आपका W.C. ऑर्चर के द्वारा लिखा गया है। और 1900, और इसको क्या होता है कि हो साहित्य का महाकाव्य भी बोला जाता है। प्रकाशन कब हो गया, 1942 में। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखना है। हो भाषा का प्रथम पुस्तक की बात करेंगे तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज है, जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ है। फिर 1886 में भीमराव सोलंकी की हो काजी, क्या एक व्याकरण ग्रंथ है, इसका प्रकाशन किया गया। तो हो काजी किसका है, भीमराव सोलंकी की, एक भीमराव सोलंकी के द्वारा लिखा गया एक व्याकरण बुक है, जिसका संबंध हो जनजाति से। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, भीमराव सोलंकी हो काजी। तो देखिए काजी है, समझ लीजिए काजी, काज कर लीजिए, काज को, काज मतलब क्या, बहुत सारे काम। तो काम कहाँ पे होगा, बहुत सारा काम लंका में होगा। आप ऐसा याद रख सकते हैं, क्योंकि लंका क्या, सोना का लंका है, तो बहुत सारे काम भी होंगे। काम मतलब क्या, काज होगा, काम काज बोलते हैं, तो काज तो काजी, तो हो काजी का संबंध सोलंकी से होगा, भीमराव सोलंकी से। फिर आता है ए नोटेट की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। तो नोटेट की पुस्तक है क्या, ग्रामर ऑफ द कोल। फिर आगे आता है 1915 में लियोनल बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। जगदीश त्रिगुणायत इनके द्वारा किताब लिखी गई, जैसे कि बांसुरी बज रही है, बज रही में मुंडारी के साथ साथ हो भाषा का एक नया अध्याय आरंभ किया गया। फिर श्री सतीश कोड़ा सेंगल ने रूमल की रचना की, जो किसी हो युवक द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है। तो ये नाम आपको याद रखना, रूमल किसके द्वारा लिखा गया है, तो सतीश कोड़ा, श्री सतीश कोड़ा के द्वारा रूमल किताब लिखा गया। फिर 1960 में श्री B.K.S. जराई ने हो कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया। और फाइनली आपका जॉन डीनी S.J. ने हो इंग्लिश डिक्शनरी एंड इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज बुक भी प्रकाशित किया। C.P. सिंह जिन्होंने 1970 ईस्वी में हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक प्रकाशित की। और कमल लोचन कोड़ा ने ईटा बटा लना बसा, जोवर, बीरपुर, बोंगाबुरु, ये सभी किताब मुख्य रूप से ये सभी रचना इन्हीं के द्वारा किया गया है, कमल लोचन कोड़ा के द्वारा। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे पुस्तक आ गए, जिसमें कि आपको सबसे पहला चीज की ये तो आपको याद रखना ही है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का संबंध हो भाषा से है। किसने लिखा, जॉन हाफमैन के द्वारा लिखा गया है।
साथ ही साथ आपका यहाँ पे जी ऑर्चर, WG ऑर्चर, होदुरंड इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसको महाकाव्य भी कहा जाता है और प्रकाशन कब हो गया? 1942 में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़िए। भीमराव सोलंकी, भीमराव सोलंकी की हो काजी, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा नोटेड की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप जितना भी याद रख पाइएगा, जैसे कि यहाँ पे सेंगल है, श्री सतीश कोड़ा सेंगल ने रूमल की रचना करी है, और आपके यहाँ पे CP सिंह ने 1970 में ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक प्रकाशित की। तो ये सब आपको कुछ कुछ बुक्स याद रखने ही होंगे। साथ ही साथ आप जितना भी यहाँ पे बुक याद रखिएगा आपका उतना अच्छा होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब प्रमुख शिक्षण संस्थान खास करके झारखंड में जो भी विश्वविद्यालय उनमें, तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे आता है रांची विश्वविद्यालय। तो देखिए रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कर बात करें तो आपको 1960 ईस्वी में हुआ है। रांची विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में हुआ है, और ये आपका उस समय के जो बिहार थे, बिहार विश्वविद्यालय, उससे अलग होकर बना है। तो सबसे पहले बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर आपका रांची विश्वविद्यालय बना, और रांची विश्वविद्यालय भी आगे जाके विनोबा भावे, हजारीबाग में टूट टूट कर अलग अलग विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे। तो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? रांची विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना कब हो गया? 1960 ईस्वी में हो गया। और रांची विश्वविद्यालय को भी अलग करके 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि आखिर इन सभी चीजों को याद कैसे किया जाएगा। हजारीबाग विश्वविद्यालय का निर्माण ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जो कि हजारीबाग में आता है। फिर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ये भी आपका 2009 में हुआ है, जो कि मेदिनीनगर में है। कोल्हान विश्वविद्यालय, ये भी आपका 2009 में हुआ है। 2019 में इससे अलग होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी बना है। और ये सभी विश्वविद्यालय क्या हो रहा है? रांची विश्वविद्यालय से टूट टूट कर अलग होकर बन रहे हैं। तो सबसे पहला आपका रांची विश्वविद्यालय जो था वो उस समय के बिहार से अलग होकर बनाया गया था, जो कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय था। उसके बाद आपका यहाँ पे VBU का निर्माण होता है। फिर आपका यहाँ पे कोल्हान विश्वविद्यालय आता है। इसके बाद आपका यहाँ पे 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का भी निर्माण होता है। फिर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय भी आपका रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर ही बना है। वर्तमान समय में इस विद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग, 15 अंगीभूत कॉलेज और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान भी हैं। क्षेत्राधिकार 5 जिला रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा आते हैं। तो मुख्य रूप से आपको इसमें यही याद रखना है कि रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कौन से विश्वविद्यालय से अलग होकर हुआ है और कब हुआ है। आगे बढ़िए तो आगे आपका आएगा यहाँ पे VBU आ जाएगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हजारीबाग में है, और इससे टूटकर बना है आपका BBMKU, जो कि धनबाद में है। तो स्थापना कब हो गया? विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992 में, सिद्धू कान्हू 1992 में। तो ऐसा याद करिए, विनोबा भावे बहुत वीर पुरुष थे, तो वीर से 92 होना है, आपको 82 नहीं होना है। तो विनोबा भावे बहुत वीर पुरुष थे, तो आपको 1992 आ जाएगा। सिद्धू कान्हू भी क्या थे? वीर पुरुष थे, तो आपको 1992 आ जाएगा। कोल्हान में लास्ट में 9 आएगा, कोल्हान 9, तो ये आपका 2009 हो जाएगा। ठीक है, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित हो गया है। किससे अलग हुआ है ये आपका? तो रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है। फिर सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय 1992 में हो गया, और ये आपका कहाँ पे है? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग होकर बना है। इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान शामिल है। फिर आता है कोल्हान विश्वविद्यालय, जो कि आपका चाईबासा में है। तो कोल्हान विश्वविद्यालय 2009, कोल्हान लास्ट में आपका 9 है, तो कोल्हान 9 2009 में हुआ। किससे अलग हुआ? रांची विश्वविद्यालय से अलग हुआ। नीलांबर पीतांबर, नीलांबर में भी देखिए लास्ट शुरू में क्या है? 9 है, तो यहाँ पे भी 2009 होगा। तो विनोबा भावे 1992, सिद्धू कान्हू 1992, कोल्हान विश्वविद्यालय 2009, नीलांबर पीतांबर भी 2009। किससे अलग हुआ? रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है। फिर आता आपके BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, BBMKU, जिसका स्थापना कब हो गया? 2017 में। जहां पे हर सेशन क्या होता है? लेट से ही चलता है, कोई भी अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर आपका BEd या फिर कुछ भी हो, वो हमेशा यहाँ पे लेट ही चलता है। तो ये हो गया आपका BBMKU हो गया, जो कि 2017 में बना है। मुख्य रूप से बोकारो और धनबाद में ये फैला हुआ है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में आया है, जो कि रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है। इसके अलावा आपका एक हिंदी विद्यापीठ, जो कि देवघर में है, 1929 में स्थापित हुआ है। फिर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय 2000, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? रांची में है। तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो क्या? झारखंड में केंद्रीय स्तर का एकमात्र विश्वविद्यालय है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा, जैसे कि बिरहोरी भाषा हो गया, असुरी भाषा हो गया,
तूरी हो गया, बिरजिया हो गया, मालतो हो गया, इन सभी के संरक्षण के लिए एक डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। तो झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। फिर राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 26 अप्रैल 2010 को किया गया है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कब हुआ है? 2016, 3 अक्टूबर 2016। तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन, विधि मतलब क्या? मेथड हो गया, समझ लीजिए कि किसी भी चीज को सॉल्व करने का 10 मेथड आपके पास है, तो आपका 2010 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कब हुआ? तो ये आपका 2016 में। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का संचालन रांची स्थित ओल्ड जुडिशियल एकेडमी भवन यानी कि अस्किपा का ही कैंपस है, वहां पे किया जा रहा है। फिर आ गया था झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। तो तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 2016 में किया गया है। तो इस संस्थान के नए भवन का शिलान्यास भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2016 में किया गया था। फिर आ गया झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय। उसके बाद आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जमशेदपुर, क्योंकि रघुनाथ मुर्मू का संबंध ही जमशेदपुर से है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। तो यह देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय है और पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। तो देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय या फिर पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये जमशेदपुर वाला पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय हो जाएगा। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित है। झारखंड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो ये सभी विश्वविद्यालय आपको पढ़ना है। तो एक से दो बार आप पढ़िएगा तो मैक्सिमम चीजें हो जाएगी। आपको मुख्य रूप से यहाँ पे जो ईस्वी है वो याद रखना और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद करनी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा खेलकूद। खेलकूद में भी क्या? फुटबॉल आएगा। तो फुटबॉल में देखिए नाम क्या क्या आएगा? अष्टम उराव। तो आप फुटबॉल को देखिएगा तो वहां पे एक शेप रहता है, वो आपका हेक्सागोन जैसा कुछ दिखता है ऐसा। अष्टम मतलब 8 होता है, तो सिंपल सा आप इसको समझ लें कि 8 जैसा होगा शेप, ऑक्टागोन जैसा ऐसा कुछ करके शेप होगा। तो अष्टम फुटबॉल का संबंध किससे है? अष्टम उराव का संबंध किससे? फुटबॉल से है। तो फुटबॉल में हम लोग का हेक्सागोन दिखता है, समझ लीजिए कि वहां पे हम लोग का ऑक्टागन दिखेगा। तो अष्टम 8 यानी कि फुटबॉल में 8 टाइप का हम लोग कुछ दिखेगा, तो अष्टम उराव आ जाएगा। सुबोध कुमार, इनका भी संबंध किससे? फुटबॉल से है। झारखंड रत्न इनको मिला है। दीपक मंडल कहां से है? ये नोवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम से 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अष्टम उराव हो गया, सुबोध कुमार हो गया, दीपक मंडल, इसके अलावा आपका सुमति उराव हो गया, फिर सुमिता कुमारी। देखिए सुमति उराव और सुमिता कुमारी, फिर दुलार मरांडी। तो ये सभी का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। क्या क्या हो गया? देखिए पहला आ गया अष्टम उराव आ गया, फिर सुबोध कुमार, फिर दीपक मंडल, इसके बाद आपका सुमति उराव, फिर आपका सुमिता कुमारी और दुलार मरांडी जो कि गुमला से संबंधित है। तो इन सभी का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल खेल से है। झारखंड में प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ये सब रह चुके हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। अब आ गया था हम लोग का सीएनटी एक्ट, चैप्टर 2 पढ़ना हम लोग को। सीएनटी में हम लोग को टोटल जो चैप्टर है उसमें से हम लोग को टेस्ट 3 में चैप्टर 2 को पढ़ना है। तो देखिए चैप्टर 2 जिसमें कि धारा शुरू होता है 4 से और खत्म होता है 8 पे। चैप्टर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 पे खत्म हो जाएगा। चैप्टर 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9 से शुरू होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि चैप्टर 2 जो है वो आपका 8 पे खत्म होगा। तो ये आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 2 में क्या है? काश्तकारों का वर्ग दिया गया है, काश्तकारों का वर्ग, जिसमें से भी धारा 4 में क्या है? काश्तकार के वर्ग के बारे में बताया गया। चैप्टर 4 में काश्तकारों के वर्ग के बारे में पढ़ना है, उसमें से भी धारा 4 में काश्तकारों को वर्ग बताएगा। क्या क्या आ जाएगा काश्तकार के अंतर्गत? तो आपका यहाँ पे रेत देखने को मिलेगा, दर रेत देखने को मिलेगा, रेत हो गया, दर रेत हो गया, भूधारक हो गया, मुंडारी खुटखटीदार। आपको ये सभी नाम ध्यान रखना है कि रेत के अंतर्गत आपका रेत के अंतर्गत सॉरी काश्तकार के अंतर्गत आपका रेत आ गया, दर रेत आ गया, मुंडारी खुटखटीदार आ गया, इसके अलावा आपके यहाँ पे भूधारक आ गया। ये चारों जो है ये चारों आपका काश्तकार के अंतर्गत आएंगे, इसके अलावा कुछ भी काश्तकार के अंतर्गत नहीं आएगा। अब क्या है? यहाँ पर रेत है, तो रेत में भी रेत के प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे अंधिभोगी रेत, अधिभोगी रेत होगा जिसको हम लोग कायमी रेत के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग दखलकार रेत के नाम से भी जानते हैं। दखलकार रेत, जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरा उस जमीन पर दखल है, मतलब कि वो क्या है? एक कायमी रेत है या फिर दखलकार रेत है। अर्थात क्या हो गया कि इनका जो जमीन है ये इनके आने वाले पीढ़ी को भी मिलने वाला है। ऑक्यूपेंसी रेत इन्हीं को बोलते हैं हम लोग।
तो इन पर इनका क्या होता है, जमीन पर मालिकाना हक होता है, अस्थायी अधिकार होता है। ये इनका अंतरण कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, उपहार या फिर संविदा जो चाहिए कर सकते हैं। तो रेयत के अंतर्गत आपका अधिभोगी रेत आएगा, या फिर इसी को हम दखलकार रेत बोलते हैं या फिर कायमी रेत बोलते हैं, अर्थात इनके पास उनके जमीन का अस्थायी अधिकार होता है। फिर आता है नॉन ऑक्यूपेंसी रेत आता है, गैर दखलकार रेत आता है, इसी को हम लोग गैर कायमी रेत के नाम से भी जानते हैं। तो इनके पास क्या होता है, भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, या फिर ऐसा समझिए कि इनके पास जमीन का हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी उनका जमीन ट्रांसफर नहीं होगा। फिर आ गया था खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत मतलब कि मुंडा और उराव को छोड़कर वैसे निवासी जो कि झारखंड आए हैं, झारखंड में रहने के लिए, खेती करने के लिए जमीन को बनाए हैं, तो उसको हम लोग खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के नाम से जानते हैं। दर रैयत मतलब क्या है, रैयत के अधीन जो रैयत रहता है वो होता है दर रैयत। तो आपको ये सब ध्यान रखना है क्या कि काश्तकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो काश्तकार के अंतर्गत आपका रैयत आ जाएगा, इसके अलावा आपका मुंडारी खुदकट्टीदार आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे भूधारक आ जाएगा और आपका दर रैयत आएगा। तो ये चारों चीज आपका काश्तकार के अंतर्गत आएगा। जबकि रैयत के अंतर्गत आपका अंधिभोगी रैयत या अधिभोगी रैयत, इसके अलावा आपका दर रैयत आ जाएगा, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हम लोग का मुख्य रूप से रैयत के अंतर्गत आने वाला है। अब आता धारा 5। तो धारा 5 में आ जाएगा आपको यहाँ पे भूधारक का अर्थ। तो वह व्यक्ति जिसने अपनी या किसी अन्य भूधारक को लगान वसूलने या उस पर काश्तकारों को स्थापित कर खेती में लाने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, इसे मुंडारी खुदकट्टीदार शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि धारा 5 में भूधारक का अर्थ दिया गया है और इसमें क्या आपका मुंडारी खुदकट्टीदार शामिल नहीं होगा। देखिए रैयत में आपका क्या क्या आएगा, मुंडारी खुदकट्टीदार आएगा, लेकिन भूधारक में आपका मुंडारी खुदकट्टीदार नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं से बन जाएगा, 3-4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा आपका काश्तकार के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर निम्न में से कौन सा आपका भूधारक के अंतर्गत नहीं आता है। तो मुंडारी खुदकट्टीदार जो है वो आपका भूधारक के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि मुंडारी खुदकट्टीदार जो है वो आपका काश्तकार के अंतर्गत आएगा। धारा 6 में क्या है, रैयत का अर्थ है। तो देखिए रैयत मतलब क्या होगा, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने खेती करने के उद्देश्य से भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो। अगर खेती करने का ही उद्देश्य है और उसी के लिए वे जमीन को धारण करते हैं तो वह व्यक्ति रैयत कहलाएगा। और किसी भी व्यक्ति को तब तक रैयत नहीं समझा जाएगा जब तक वह भूधारक के अधीन या फिर मुंडारी खुदकट्टीदार के अधीन भूमि को धारण नहीं करता है। यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भूधारक के अंतर्गत या फिर मुंडारी खुदकट्टीदार के अंतर्गत जमीन को धारण करता है और खेती करने के उद्देश्य से ही कर रहा है, तो फिर वैसे व्यक्ति को हम लोग रैयत के नाम से जानेंगे, अन्यथा उनको रैयत नहीं कहेंगे। ये हो गया धारा 6। अगर धारा 7 का बात करेंगे तो यहाँ पे खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत, जिसमें खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत मतलब क्या, मुंडा और उराव के अलावे वैसे लोग जो कि झारखंड आए और यहाँ पे रहने के लिए खेती योग्य जमीन का निर्माण किए, तो वे सभी खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहलाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे वैसे रैयत जो भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हो, जिसे मूल प्रवर्तकों या फिर उनके नर पूर्वजों द्वारा जंगल साफ कर कृषि बनाया गया हो, उसे खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। कन्या वंशज पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। और धारा 8 में क्या है, मुंडारी खुदकट्टीदार का अर्थ, यानी कि वह मुंडा जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो। तो यही है हम लोग का सेंटी का चैप्टर 2, जो कि शुरू होता है हम लोग का धारा 4 से खत्म होता है धारा 8 पर। धारा 4 में हो गया क्या, काश्तकार का वर्ग, जिसके अंतर्गत रैयत, दर रैयत, इसके अलावा आपका भूधारक और मुंडारी खुदकट्टीदार आता है। ध्यान रखिए जो मुंडारी खुदकट्टीदार है वो आपका यहाँ पे मुंडारी खुदकट्टीदार जो आपका भूधारक के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जो अंधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और दर रैयत, ये सभी आपका रैयत के अंतर्गत आता है। तो यहीं से आपको चैप्टर 2 से आपको टेस्ट 3 में 5 क्वेश्चन नजर आने वाली है। अब है झारखंड का भौतिक स्वरूप एवं उच्चावच। तो इसको हम लोग नहीं करने वाले, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, डॉली मैम के द्वारा इस क्लास को लिया गया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। तो आपको ये टॉपिक खुद से करना है, आप इसको खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटा सा टॉपिक है, आसानी से ये हो भी जाएगा, तो आपको ये खुद से करना है। अब देखिए यहाँ पे आएगा इंजीनियरिंग उद्योग।
इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे पहले आएगा HEC आएगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ पे है, हटिया रांची में है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखिए, इसका स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि किसके सहयोग से और कहाँ पे स्थापित किया गया। तो जो HEC है वो आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची के हटिया में किया गया है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। रूस एवं चेकोस्लोवाकिया 1958 कहाँ पे, रांची के हटिया में किया गया। और यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर अर्थात बिरसा मुंडा के जयंती पर 1963 को इस उद्योग को राष्ट्र को समर्पित किया और फाइनली एक साल बाद 1964 से यहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संयंत्र को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो HEC यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पे हो गया, ये आपका रांची के हटिया में है। ये रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झारखंड यात्रा के दौरान 1963 को इसका उद्घाटन किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया और इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। और फाइनली एक साल बाद 1964 में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत क्या है, 7000 एकड़ जमीन है। ये आपको याद रखना है क्योंकि HEC काफी बड़ा हो जाता है। तो ये 7000 एकड़ जमीन HEC के अंतर्गत है। और यहाँ पे बहुत सारे संयंत्र है जिसमें से आपका मुख्य रूप से यहाँ पे हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़े बड़े मशीन का निर्माण किया जाता है। और ये जो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है ये रूस के सहायता से बनाया गया। उसी प्रकार से हेवी मशीन टूल्स प्लांट्स है। तो जो टूल्स होगा वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया है। और फाउंड्री फोर्ज अर्थात यहाँ पे गला के नए नए चीजों का निर्माण किया जाता है। तो वो जो है फाउंड्री फोर्ज प्लांट है वो आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। तो क्या क्या हो गया, देखिए सबसे पहला चीज कि HEC का स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अलग अलग संयंत्र हैं। एक तो हो जाएगा हैवी मशीन बिल्डिंग वाला हो जाएगा, तो ये आपका रूस के सहयोग से होगा। मशीन टूल्स जो होगा वो आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से होगा। और फाउंड्री फोर्स जो होगा वो आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से होगा। आधुनिक भारत के मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा है। 1964 में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया और 1958 में इसका स्थापना रांची के हटिया में किया गया है। तो आपको ये सभी फैक्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। अब आगे आता है मैकॉन लिमिटेड। तो मैकॉन लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है, रांची के डोरंडा में है। 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान में इसका गठन किया गया है। गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स कहाँ पे है, ये आपका रांची ध्रुवा में पड़ता है। मुख्यालय कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, कोलकाता में इसका मुख्यालय। मेरीन डीजल इंजन प्लांट ये आपका 6 अक्टूबर 1959 में रांची के अरगोड़ा में स्थापित किया गया है। भारतीय विस्फोटक कारखाना जो कि आपका बोकारो में पड़ता है। विस्फोटक कारखाना बोकारो गोमिया में कब, 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि ये जो आपका भारतीय विस्फोटक कारखाना है, ये कारखाना जो है ऑस्ट्रिया की ओरिका नामक कंपनी की अनुषंगी इकाई है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि HEC जो था वो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था, उसी प्रकार से जो आपका भारतीय विस्फोटक कारखाना है वो आपका ऑस्ट्रिया की जो ओरिका नामक कंपनी है उसकी एक अनुषंगी इकाई है। इस कारखाना में बारूद निर्माण किया जाता है। तो ये सभी हो गया आपका मुख्य उद्योग हो गया। इसके अलावा आपका कुछ अन्य इंजीनियरिंग इकाई है, जैसे कि क्या क्या होगा इसमें देखिए। पहला आएगा इंडियन टीन एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड। तो जहाँ पे वायर आ गया ये सभी आपका समझ लीजिए जमशेदपुर होगा, मैक्सिमम चीज यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इंडियन टीन एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड कहाँ पे, जमशेदपुर में। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग, जहाँ पे लोहा लकड़ का सामान आएगा रेलवे में, तो वो भी क्या होगा आपका, जमशेदपुर होगा। उषा मार्टिन कहाँ पे है, टाटे सिल्वे रांची में है। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे है, बोकारो में है। श्री राम निडल बेयरिंग कहाँ पे है, रांची में। तो श्री राम भगवान है तो वो कहाँ पे रहेंगे, जो मुख्यालय होगा वहीं पे रांची में रहेंगे, समझ लीजिए। धनबाद इंजीनियरिंग धनबाद में है। टीम केन इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है, जमशेदपुर में। देखिए टीम केन आ गया, अगर नाम आपको याद तो अच्छी बात है, अन्यथा कैन वो भी क्या होता है आपका, वो लोहा लक्कड़ से बनता है, कैन जो होता है सामान लाने वाला। तो टीम कैन कहाँ पे, जमशेदपुर में, बस आपको याद रखना है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, वेस्टफालिया, वेस्ट का बेस्ट बना लीजिए, बेस्ट क्या होगा, नाम होगा, तो ये आपका नाम कुम आ जाएगा। इंडियन ट्यूब कंपनी, तो ट्यूब टायर जहाँ पे वो कहाँ आएगा, जमशेदपुर आ जाएगा। हिंदुस्तान, ये स्टील से कन्फ्यूज नहीं होना, जमशेदपुर नहीं जाना है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड आपका धनबाद में आएगा, ब्लैक डायमंड सिटी में आ जाएगा।
न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग भी कहाँ पे आएगा आपका, धनबाद में आएगा। तो समझ लीजिए धनबाद में आपका ISM है, तो आप इससे आप याद रख सकते हैं न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कहाँ पे आएगा, धनबाद में। तो इंडियन टीन एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड कहाँ पे, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग आपका वर्कशॉप कहाँ पे, जमशेदपुर में हो जाएगा। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, रांची में आएगा। एशियन रिफैक्ट्रीज बोकारो में। श्रीराम नोडल बेयरिंग आपका रांची आ जाएगा। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारधुबी आ जाएगा। टीम केयर इंडियन लिमिटेड जमशेदपुर। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये आपका धनबाद हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखनी है, ये सभी आपका जो उद्योग है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। अब आगे आइए, तो आगे आपका आवास और खेलकूद से संबंधित योजना है। जैसे कि आपका पहला आता है अबवा आवास योजना, जो कि 2023 में सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था मुख्य रूप से, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है वैसे लोगों को, चाहे वह आपका यहाँ पे जनजाति हो या फिर नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 कमरा वाला एक पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, और वो अबवा आवास योजना के तहत किया जाने वाला था। फिर आगे देखिए, वेद व्यास आवास योजना जो कि 2016 में आया था। ये मुख्य रूप से जो राज्य के मछुआरे हैं उनको घर उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था, और 33,000 पक्के मकान निर्मित भी किए गए थे। फिर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जो कि विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लाया गया था। और इसमें क्या था कि जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करेंगे उनके लिए 75,000, वहीं मैदानी क्षेत्र में जो निवास करेंगे उनके लिए 70,000 रुपए तक की राशि देने का बात किया गया। आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, जो कि 2008 में आया था। इसमें क्या था कि इस योजना का मूल उद्देश्य आदिवासी समुदायों जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर काफी निम्न है को आवास उपलब्ध कराना है, जिनमें प्रमुख है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, हिलखड़िया, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपका आता है बिरसा मुंडा आवास योजना। तो इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे अबवा आवास योजना, जो कि 2023 में आया था। किसके लिए था, तो वैसे व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित थे, तो वैसे व्यक्ति को 3 आवास वाली एक घर के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाने वाला था। फिर आपका वेद व्यास योजना, जो कि मछुआरे के लिए है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवा महिलाओं के लिए लाया गया। आदिम जनजातियों के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना लाया गया, और बिरसा मुंडा आवास योजना फिर से 2002 में भी आया था। अब आ गया था हम लोग का यहाँ पे खेलकूद से संबंधित जो योजना है, जैसे कि पोटो हो खेल विकास योजना। तो पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में आया है। इसमें क्या था कि बहुत सारे खेल के मैदानों का निर्माण करना था, 500 खेल के मैदानों का इसमें निर्माण करना था, लेकिन इसमें सिर्फ 150 ही, लगभग 150 ही खेल के मैदान का निर्माण हुआ, बाकी सारा पेपर वर्क हुआ, और हमको लग रहा है ये करप्शन के हाथ चढ़ गया। तो पोटो हो खेल विकास योजना लाया गया, जिसके तहत 500 खेल के मैदानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। ग्राम क्लब योजना, ग्राम क्लब योजना में क्या है, तो झारखंड सरकार ने ग्राम क्लब योजना के तहत गांव की तस्वीरें बदलने की पहल की है, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल होंगे। इस क्लब के माध्यम से सरकार गांव के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और खेलकूद की गतिविधियों का संचालन करेगी। फिर आता है कि आपके यहाँ पे छात्रवृत्ति खेल छात्रवृत्ति योजना। तो नाम से क्लियर है कि इस योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। फिर आता है पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना अर्थात क्या होगा यहाँ पे कि बहुत सारे खेल होंगे, उस खेल के लिए कुछ राशि तय किया जाएगा, उस राशि को आपको पे करना और आप खेल सकते हैं। जैसे कि जो योग या फिर कैरम होगा तो उसके लिए 250 रुपया, और अन्य खेल के लिए 500 रुपया आपको देना पड़ेगा और आप उसको खेल सकते हैं। तो इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी हो गया आपका खेल और आवास से संबंधित योजना। 1 से 2 बार आप पीडीएफ को पढ़िएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आसानी से ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट इसमें नहीं है। अब आता है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। तो देखिए वन्य प्राणी संरक्षण, तो वन्य प्राणियों के संरक्षण प्रदान करने, उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी संरक्षण की स्थापना किया गया है। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित है। आप ये याद रखिएगा, 111। एक क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान और 11 आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान में आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तो टोटल झारखंड में 1 राष्ट्रीय स्तर का उद्यान और आपका 11 वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा।
और ये टोटल झारखंड राज्य के 2.63% जमीन को कवर करते हैं। अगर जमीन 100% है तो 100% में आपका 2.63% जमीन जो है वो आपका टोटल जो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जो उद्यान है, चाहे वो राष्ट्र स्तर का हो या फिर जो अभ्यारण्य है और जो जैविक उद्यान है, वो कवर करते हैं, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। तो 2.63% आपको डाटा याद रखना है। 2001 में क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम में देश का प्रथम गज आरक्ष हाथी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गज आरक्ष स्थापित किया गया। कब? 2001 में किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। साहेबगंज जिले में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ पे? साहेबगंज में। फिर झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य में 10 वर्ष के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य प्रबंधन योजना शुरू किया गया। झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। 10 सदस्यीय इस संस्था के पदेन अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, जो पदेन मुख्यमंत्री होंगे। जैसे अभी हेमंत सोरेन है तो वो इसके अध्यक्ष होंगे, बाद में कभी चेंज होंगे कोई तो वे उनके अध्यक्ष होंगे। तो झारखंड में क्या हो गया, एक आपका केंद्रीय स्तर का आपका राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, इसके अलावा 11 वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। इनमें से भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, वो आपका राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसके अलावा सभी राज्य स्तर के होंगे। इसके अलावा बहुत सारे जैविक उद्यान भी होंगे और ये सभी टोटल आपका पूरे एरिया का, झारखंड के एरिया का 2.63% को कवर करते हैं। राजमहल जीवाश्म उद्यान आपको साहिबगंज में देखने को मिलेगा। अब आगे है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला ये होगा, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब होगी? 1986 में होगी। आपको ईस्वी भी याद रखना है क्योंकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान 1986 बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापित किया गया। एरिया आपको याद रखना, एरिया कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर होगा। 226.32 वर्ग किलोमीटर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्र स्तर का उद्यान है जिसका स्थापना 1986 को किया गया है। एरिया 226.32 वर्ग किलोमीटर होगा। 1932 में पहली बार यहाँ पे विश्व में पहली बार बाघ की गणना की गई है। बाघ मतलब हो गया टाइगर हो गया, और टाइगर मतलब 1932 का खतियान। तो टाइगर मतलब कि बाघ गणना सबसे पहले 1932 में यहीं पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया। फिर 1973-74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्षी की स्थापना की गई है, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। मुख्यतः यहाँ पे बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल ये सभी पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम आपको याद रखना क्या होगा? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस ये हो जाएगा आपका बेतला का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या आपको याद रखना है? पहला चीज कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का उद्यान जो हो गया आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1986 में किया गया है। ये क्या है कि टोटल ये इसका एरिया कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे पहली बार 1932 को बाघ का गणना किया गया था। विश्व में पहली बार बाघ का गणना यहीं पर 1932 में किया गया है। बेतला का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब आगे आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो गया हम लोग का एक राष्ट्र स्तर का राष्ट्र स्तर उद्यान हो गया। फिर आता है हम लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या आएगा आपका? 11 वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, जिसमें से एक अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो झारखंड का एकमात्र पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो क्या है? राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य। बाकी सभी वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका राज्य स्तर का है। पलामू अभ्यारण्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो आपका, जिसका विस्तार जो 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 226.32 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? बेतला का एरिया हो गया, बेतला का। ठीक है। इसके अलावा जो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 753 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया। अब पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बाद आपका आता है लावालम अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे? चतरा में है। फिर आता है आपका हजारीबाग अभ्यारण्य, जो कि आपका हजारीबाग में। तो ये 3 अभ्यारण्य आपको याद रखना है कम से कम। पहला आ जाएगा आपका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका एरिया कितना हो जाएगा आपका? 753 किलोमीटर स्क्वायर होगा। फिर आ जाएगा आपका
लावालौंग अभ्यारण्य जो कि आपका चतरा में आता है, और उसके बाद आपका हजारीबाग अभ्यारण्य आ जाएगा जो कि हजारीबाग में है। तो ये 3 झारखंड के सबसे बड़े अभ्यारण्य हो जाएंगे। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में, जहां पर 1992 में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थान मतलब कि उन्हीं के स्थान पर उनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथियों के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण परियोजना चलाई गई। 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम गज आरक्ष का स्थापना किया गया। इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम मतलब कि सिंपल सा पूरे कोल्हान में फैला हुआ है। फिर अब आ गया था आपका उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे? साहेबगंज में। तो उधव नाम है, उद्धव क्या है? साहेब है, समझ लीजिए। तो उधव साहिब, उधवा झील पक्षी विहार जो आपका कहाँ पे है? साहेबगंज में है, जो कि क्या है? साइबेरिया पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ डांड अभ्यारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद के तोपचाची अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गया। सबसे पहला चीज क्या, आपको वन्य जीव अभ्यारण्य में टोटल झारखंड में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें से कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, वो राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका अगर एरिया की बात करें तो 572 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसके अलावे आपको क्या क्या याद रखना है, तो उधवा पक्षी विहार जो कि आपका साहेबगंज में आता है, साथ ही तोपचाची अभ्यारण्य जो कि धनबाद में आता है। बीच में आपको पानी नजर आएगा और चारों तरफ से आपका यहाँ पे रास्ता बना हुआ होगा। इस साइड आपका बहुत अच्छा ही पहाड़ का नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पुल भी नजर आएगा। लातेहार जिला में क्या है आपका, तो महुआ डांड अभ्यारण्य है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए अभी तक पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि क्या है? सबसे बड़ा है, 792.94 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब हो गया? 1976 में हो गया। बेतला का स्थापना 1986 में हो गया। उससे 10 साल पहले 1976 में आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है। फिर आगे बढ़िए तो आगे आपके यहाँ पे आएगा हजारीबाग अभ्यारण्य जो कि क्या है? हजारीबाग में है। महुआ डांड अभ्यारण्य 1976 हो जाएगा। इसका भी स्थापना कहाँ पे है? लातेहार में है, विलुप्तप्राय भेड़िए के लिए है। फिर दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ पे हाथी के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण किया गया था, स्थापना 1976 में। तो देखिए क्या क्या हो गया आपका, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद आपका महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, ये सब कितना में? 1976 में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976 में है। फिर आपका लावालौंग अभ्यारण्य 1978 में। तो 4 चीज आपका पलामू, देखिए पलामू अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर हजारीबाग हो गया, महुआ डांड हो गया, दालमा हो गया, और एक आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये जो 5 अभ्यारण्य है, ये पांचों अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ? 1976 में। पलामू, गौतम बुद्ध, उसके बाद आपका दालमा, महुआ डांड और हजारीबाग, ये चारों अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना कब होगा? 1976 को हो गया। वहीं बेतला का भी स्थापना 1986 में हो गया है। अब आगे बढ़िए। तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में है, कितना में? 1978 में हो गया। लावालौंग चतरा में है, 1978 में हो गया है। पारसनाथ अभ्यारण्य 1984 में। पारसनाथ अभ्यारण्य का स्थापना 1984 में किया गया है। गिरिडीह में पारसनाथ, और ये तेंदुआ, सांबर, हिरन इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए आगे कोडरमा अभ्यारण्य। तो कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में हुआ है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। आपका उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है? साहिबगंज में है। तो देखिए क्या क्या हो गया, आप यहाँ पे समझिए। उधवा झील पक्षी विहार, तो उद्धव साहिब, तो साहिबगंज, उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज हो जाएगा। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे? गुमला है, तो पालकोट है, कोट है, समझ लीजिए कोट जो था वो गुम हो गया, तो पालकोट अभ्यारण्य आपका गुमला हो जाएगा। फिर कोडरमा है, तो कोडरमा नाम से क्लियर है कि कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में होगा। इसके बाद आप आइए पारसनाथ अभ्यारण्य, तो पारसनाथ यहाँ पे गिरिडीह में है, तो ये आपका गिरिडीह हो जाएगा। लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो लौंग, लौंग खाने से क्या झाल लगता है, तीखा लगता है। तीखा मतलब क्या? खतरा होगा, तो ये आपका चतरा होगा। तो लावालौंग या फिर लावा, ये क्या होता है? खतरा का चीज है, तो खतरा से चतरा, तो लावालौंग अभ्यारण्य आपका चतरा हो जाएगा। तोपचांची आपका धनबाद में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में, तो गौतम बुद्ध को किसी बात का डर नहीं था, तो डर आ रहे हैं आपको कोडरमा, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा हो जाएगा। फिर आप आ गए यहाँ पे आ जाएगा दालमा, ये तो सबको पता होगा, पूर्वी सिंहभूम में है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य,
तो महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य, तो महुआ तो पिएगा, होश में नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, तो वो लात खाएगा, तो लातेहार। तो महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में। हजारीबाग अभ्यारण्य नाम से क्लियर, हजारीबाग में है, और आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका पलामू में है। वहीं आपका जब आपका ये बेतला राष्ट्र उद्यान है, तो ये आपका बेतला राष्ट्र उद्यान लातेहार में आ जाएगा, जिसका स्थापना 1986 में किया गया। तो ये हो गया हम लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे चलिए, यहाँ पे कुछ पक्षी विहार है। प्रमुख पक्षी विहार देखिए, तिलैया पक्षी विहार, तिलैया कहाँ पे, कोडरमा में, ठीक है। तेनुघाट कहाँ पे, बोकारो में, तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो। चंद्रपुरा भी बोकारो में, तो चंद्रपुरा पक्षी विहार भी बोकारो। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावा में है, और उधवा पक्षी विहार जो है वो आपका साहिबगंज आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर आ गया था आपका जैविक उद्यान और पार्क। जैविक उद्यान पार्क में सबसे पहला था बिरसा भगवान जैविक उद्यान, कहाँ पे, चकला और मांझी में। तो बिरसा भगवान है, बिरसा मुंडा जैसे आएंगे सिंपल सा रांची आ जाना आपको। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो होगा आपका चकला और मांझी हो जाएगा। स्थापना कब है, 1994 हुआ है, ठीक है, सपही नदी के किनारे। इसके बाद क्या है आपका बटरफ्लाई पार्क। तो बटरफ्लाई पार्क नाम पे नहीं जाना है, बटरफ्लाई पे नहीं जाना है, और मांझी रांची में है, लेकिन प्रसिद्ध है किसके लिए, हिरन प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बटरफ्लाई पार्क बटरफ्लाई के लिए ना होके हिरन के लिए है। फिर आपका बिरसा मृग विहार, तो मृग विहार जो है वो आपका कालामाटी खूंटी में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सांभर और चित्तल के प्रजनन और संरक्षण के लिए जगह प्रसिद्ध है। आगे आपका आता है यहाँ पे जवाहरलाल जैविक उद्यान जो कि आपका बोकारो में है। यहाँ पे ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे मगर प्रजनन केंद्र जो कि कहाँ पे, मुतारुक्का में है, और अगला है हम लोग का जुबली पार्क, ये आपका जमशेदपुर में आ जाता है। फिर है टाटा स्टील, जैसे ही टाटा स्टील आया कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका जमशेदपुर आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे रांची रॉक गार्डन, ये भी रांची में आएगा। निर्मल महतो पार्क, ये आपका जो हजारीबाग में आ जाएगा। तो ये झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है। तो देखिए क्या क्या हो गया, पहला तो आता है निर्मल महतो पार्क, ठीक है। फिर आता है रांची रॉक गार्डन, रांची में नाम से क्लियर है। टाटा स्टील जैविक उद्यान, ये भी आपका टाटा स्टील मतलब कि जमशेदपुर आ जाएगा। फिर आता है आपका जुबली पार्क, जो कि कहाँ पे, जमशेदपुर में आएगा, जुबली पार्क जमशेदपुर। मगर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे, मुतारुक्का में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान आपका बोकारो आएगा। बिरसा मृग विहार जो कि आपका कालामाटी खूंटी आ जाएगा। बटरफ्लाई पार्क आपका और मांझी आ जाएगा, और बिरसा जैविक उद्यान जो होगा आपका चकला और मांझी में आएगा। तो ये सब हो गया जैविक उद्यान और पार्क। तो इसी के साथ हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान और जो जैविक पार्क है, जो पक्षी विहार, वो सभी हम लोग का खत्म होता है। फिर आता है हम लोग का झार पार्क आता है। तो देखिए यहाँ पे झार पार्क संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड में 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें 6 पार्क जो है वो रांची में स्थित है। तो टोटल 10 पार्क है झार पार्क के अंतर्गत, इसमें से 6 पार्क जो आपका मुख्यालय राज्य का जो कैपिटल है रांची, वहां पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए झार पार्क के अंतर्गत कौन कौन से पार्क है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पे, रांची में है। दीनदयाल पार्क रांची में है। नक्षत्रवन रांची में है। सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। ऑक्सीजन पार्क रांची में है, और श्री कृष्ण पार्क जो है वो आपका रांची में। तो ये 6 पार्क जो कि झार पार्क के अंतर्गत आता है, ये 6 पार्क आपका रांची में देखने को मिलेगा। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में। अंबेडकर पार्क कहाँ पे, सिल्ली में है। घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे, जमशेदपुर। और सिद्धू कान्हू पार्क जो आपका दुमका में आ जाएगा। तो ये टोटल आपका 10 पार्क है जो कि आपका झार पार्क के अंतर्गत आता है। 10 पार्क में भी 6 पार्क जो आपका रांची में ही आ जाएगा। अब आगे आता है मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण आपको खुद से पढ़ना है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों की सूची। तो ये सब आपको जो अध्याय 1 है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बाकी अब जैसे कि राष्ट्र स्तर है, तो राष्ट्र स्तर में यहाँ पे ये धारा ये सब नहीं करना है। राज्य स्तर ये भी आपको इतना धारा नहीं करना है। जिला स्तर आपको ये सभी धारा नहीं करनी है, ठीक है। जो आपका पहला टेस्ट का जो पीडीएफ है पेपर 2 का, जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 1, उस टेस्ट 1 में जो चीज दिया है राज्य स्तर, जिला स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर का जो है, उन सब चीजों का आपको वहां से करना है। ये सभी उतना धारा पूछता नहीं है, तो आपको वो सभी धारा यहाँ पे करना भी नहीं है, ये सब चीज।
ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो पेपर 2 का टेस्ट 3 है उसका जो पीडीएफ है वो कंप्लीट होता है। कुछ कुछ सेक्शन आपको खुद से यहाँ पे पढ़ना है, एक से दो बार आप खुद से पीडीएफ को पढ़िएगा तो उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, और इसी पीडीएफ को पढ़ के आपको टेस्ट भी देना है। इसी प्रकार से आपको हर क्लास से पहले एक नोट्स मिलेगा, आपको वो नोट्स पढ़नी है और अपने टेस्ट को देना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।